जहां इस वक्त देश में हाथरस का मामला चल रहा है, जहां इस वक्त देश में बलरामपुर की घटना के बारे में पूरी तरह से चर्चा है, जहां इस वक्त देश में भदोही की चर्चा है, वहीं देश में एक और यूपी में ही शर्मनाक कांड हुआ। एक वक्त हुआ करता था जहां पर भारत देश में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता था। हालांकि ये भी वही वक्त है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद महिलाओं के साथ एसिड अटैक, रेप और जबरदस्ती उनको आत्महत्या करवाया जाता है। ऐसी ही कुछ घटना हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। आपको पूरा मामला बताई दिए देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक महिला ने अखिलेश यादव नाम के एक व्यक्ति से शादी की। शादी के बाद उनका तलाक हो जाता है। तलाक के बाद उन्होंने आसिफा रजा नाम के एक व्यक्ति से शादी की और वो व्यक्ति शादी के बाद सऊदी अरेबिया चला जाता है। फिर उस पीड़िता का ये आरोप होता है कि उस व्यक्ति के घर वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, उस महिला को प्रताड़ित करते हैं। फिर स्थानीय स्थानीय जो थाना क्षेत्र है वहां पर उन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन उनकी कंप्लेंट वहां पर नहीं सुनी गई और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की, अपने आप को जलाया। और जो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस तरह के मामले जब हम अपने देश में देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारा भारत देश गर्त में जाता जा रहा है? और अभी मैं न्यूज़ रूम में खड़ा हूं और न्यूज़ रूम में खड़ा होकर मैं बहुत से लोगों से ऐसे पूछूंगा, बहुत से पत्रकारों से ऐसे पूछूंगा कि वो इसको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फरीन जी के पास जाना चाहूंगा। तो फरीन जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस तरह की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए समाज में पहले भी ऐसी घटनाएँ होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मदाह या सुसाइड ये इस तरह के केसेस फर्स्ट टाइम देखे जा रहे हैं। जी। लेकिन मसले सब जगह होते हैं, सब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। जब तक चारदीवारी के अंदर इस तरह के मसले रहते हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं होती है। आपके आस-पास भी ऐसी किस्से सुनने को मिलते होंगे। लेकिन जब चारदीवारी के बाहर आकर इस तरह के मुद्दे खड़े होते हैं, तो ये समाज के लिए एक प्रश्न बनता है कि जी। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? किस तरह महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जी। जैसा आपने कहा कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जी। आप खुद देखिए कि कोई भी लड़की जब ससुराल जाती है तो एडजस्ट करने में थोड़ा-सा मसला होता है। तो और ये तो दूसरे मज़हब की थी, जी। तो ससुराल वालों को तंग करना जायज़ है, बनता है। लेकिन इसमें इस हद तक तंग किया गया कि कोई लड़की बाहर जाके आत्मदाह कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के जी। लिए कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जी। या क्या करना चाहिए? जी। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? लोग को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन आप इतना ज़्यादा उस लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं कि वो बाहर जाके सुसाइड कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारी सरकार को इसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह की महिला जो अपना घर छोड़ के दूसरे घर आ रही है, उसको इस हद तक तो तंग ना किया जाए। उस लड़की का भी कुछ हक हो। तो इस चीज़ के लिए सरकार को सोचने का थोड़ा-सा सवाल ये हम लोगों का बनता है समाज की तरफ से कि थोड़ा-सा महिलाओं के बारे में सोचें, ताकि महिलाएँ इस तरह का कदम ना उठाएँ। तो जैसे कि इन्होंने बात की कि महिला सोचती है वो दुनिया में आती है, दुनिया में आते हुए क्या उसको ये लगना चाहिए कि गलती सिर्फ इतनी है कि महिला हूं मैं? इस तरह के सवाल जब हमारे देश में आएंगे, तो क्या आत्मदाही एक ऐसा विकल्प बच सकता है? तो उसके लिए अब सबसे पहले हम निशान जी के पास जाएंगे। तो निशान जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि देश में इस तरह की जो घटनाएं होती है, क्या उनका विकल्प हर चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, बैठ के बात करके घरवालों से परेशानी सब तरीके की सॉल्व की जा सकती है। पर क्या कहते हैं, जिस तरह की इन्होंने अभी कार्य मतलब बीजेपी के दफ्तर के आगे इन्होंने आत्महत्या कर ली, वो एक इस चीज़ का निवारण नहीं था। जी। इस चीज़ का मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और जिस तरह की मतलब घटना हुई, उनके पीछे ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने अपनी आत्मदाही कर ली। ये जाहिर सी बात है कि सरकार जो है पूरे सवाल के कटघरे में जो है आके खड़ी हो गई। ये सवाल मतलब जैसे कि अभी यूपी में वो हुआ, हाथरस कांड हुआ, जी। उसमें भी पुलिस ने इतना कुछ नहीं किया, जी। मतलब पुलिस की बहुत कमी रही। जी। फिर भी मतलब मतलब अब भी यही महिला का ही केस हुआ है, तो इसमें भी इतनी कमी मतलब सरकार की देखी जा रही है और ये सब इतना सब कुछ हो रहा है। ना पहले केस में मतलब महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही जी। या कुछ भी है, तो उस पे सरकार नहीं देख रही इतना। तो अब बात प्रशासन पे आती है। हम प्रशासन को कितना दोष दे सकते हैं? क्या सिर्फ प्रशासन की गलती है? क्या सरकार की गलती है या दोनों की गलती है? तो हम तनुश्री जी से पूछना चाहेंगे कि प्रशासन कितना एक रिस्पॉन्सिबल है या फिर सरकार कितनी एक रिस्पॉन्सिबल है?
तो हाँ जी, तनुश्री जी। सर जैसे कि अभी थोड़े दिन ये पहला केस नहीं है जैसे फरहीन मैम ने बताया। जी। तो सर इससे पहले भी एक माँ बेटी ने विधानसभा परिषद के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। जी। तो सर प्रशासन की तो मोस्टली गलती है ही इसमें। जब इंसान जा रहा है, अपनी बात रख रहा है और उसकी बात पूरी नहीं की जा रही है, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का इंतजार करती रही। जब ऐसा नहीं हो सका तो उन्होंने हताश होकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो घर किस मुंह से जाती, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। उनका पति उन्हें बाहर छोड़ के जा चुका था, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और कहीं ना कहीं इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन ही है। और यूपी में महिलाओं के प्रति लगातार जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यूपी में लगातार महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हैं। तो सरकार ने, जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, कितना एक उन्होंने डिफरेंस लाए हैं, कितनी एक उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड की जब हम बात करते हैं, उसके बाद से भी कितने क्राइम कम हुए हैं, वो चीज जानने के लिए हम प्रीति जी के पास जाना चाहेंगे, पल्लवी जी के पास जाना चाहेंगे। तो मैम, प्रशासन कितना एक मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और कैसे सरकार कुछ नई नीतियां लाकर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको कम कर सकती है? जी देखिए, प्रशासन तो उतना ही जिम्मेदार है जितना कि महिला ने आत्मदाह किया है वो, क्योंकि हमें पूरा मामला नहीं पता है कि पूरा मामला क्या था। अब हमें बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है प्रताड़ित किए जाने पर, तो हमें ये नहीं पता है कि उसे प्रताड़ित किया गया है या उसके साथ और भी अपराध किए गए। ये तो उस महिला को ही पता होगा। लेकिन इसमें प्रशासन को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो हम हर केस में कहते हैं। जैसे कि अभी हाथरस का जो केस हुआ था, उसमें कितने धरना प्रदर्शन किए गए, कितना ज्यादा लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोगों ने सरकार से मांग की, उनके परिजनों ने भी बहुत ज्यादा मांग की थी। एसआईटी भी गठित हुई थी उसके लिए, लेकिन उसमें कुछ खास कार्रवाई नहीं नजर आ रही है हम लोगों को। ऐसा ही शायद इस केस में भी होने वाला है, माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन प्रशासन तो जिम्मेदार है ही। जी। तो एक और चीज है, महिलाओं के खिलाफ या लड़कियों के खिलाफ हमारी सोसाइटी में एक नैरो माइंडेड जो सोच चलती आ रही है, उस सोच को लेके क्या हमारी देश की सोसाइटी है, तो सोसाइटी को क्या अपनी सोच में फर्क लाना चाहिए? क्या महिलाओं के खिलाफ जो एक नैरो माइंडेडनेस है, वो नैरो माइंडेडनेस जो है सरकार सोसाइटी की, क्या वो सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम कोमल जी से पूछना चाहेंगे। तो कोमल जी, आप सब बताइए कि महिलाओं के खिलाफ जो एक नैरो माइंडेड जो एक सोच है, उस सोच में कितना एक लोगों को फर्क लेकर आना चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि परिजनों ने जो है शव लेने से मना कर दिया है, तो उस चीज पर आप उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, सोच की बात अगर करें तो शुरुआत से ही महिलाओं को लेकर सोच अलग ही रही है। चाहे हम अभी हाथरस केस की बात कर रहे थे, उसको लेकर करें या फिर शुरुआत से लेकर किसी भी महिला को लेकर। अगर यूपी में क्राइम की बात करें तो क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। महिलाओं के खिलाफ जो भी क्राइम होते हैं उसको लेकर काफ़ी नियम कानून बनाए गए, लेकिन अमल किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से उस कानून पर काम किया गया है या फिर लोगों ने कितना फॉलो किया है उनको, क्योंकि प्रशासन कोशिश पूरी करता है। सरकार की तरफ से कानून बना दिए जाते हैं कि हाँ, ये इससे महिलाओं की सेफ्टी रहेगी, चाहे भले वो एंटी रोमियो स्क्वाड रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सुरक्षा रही हो, लेकिन क्या वाकई में वो कानून सुरक्षित कर पाते हैं महिलाओं के? लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पूरे देश की अगर बात कर ले तो काफी आंकड़ा बढ़ा है, जो क्राइम का है वो ग्राफ एकदम बढ़ता ही चला गया। और अब की हम बात करें हाथरस केस, यूपी के ही क्राइम की बात कर लें, चाहे वो हाथरस केस रहा हो, बलरामपुर केस रहा हो, ये तो खैर रेप के केसेस हैं। अगर हम ये आत्मदाह का मामला देखें तो बिल्कुल परिवार अगर इस तरीके से शव नहीं लेना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ डीप जाने की जरूरत है, यहाँ पर जांच की जरूरत है, क्योंकि जो तथ्य सामने नहीं आए वो जांच के बाद ही सामने आएंगे। जी। तो अगर हम कार्यालय के आगे आत्मदाह की बात करें, तो आपको नहीं ऐसा लगता कि वो एक हब बन चुका है? चाहे हम पुरुषों की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, वहां पर सुसाइड पॉइंट बन चुका है। सुसाइड, वहां पर लोग आते हैं और अपनी बात रखने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर आप हब की बात कर रहे हैं तो हब हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल एक कोई इंसान है वो सोचता है कि उसको न्याय मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, वो डायरेक्ट सीएम तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो सोचता है अब मैं क्या करूं,
कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डराने के लिए भी आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीरियस केस बन जाता है, उसमें लोगों की जान चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग सिर्फ धमकी देते हैं, और आज जो मामला है उसमें महिला की मौत भी हो चुकी है, कांग्रेसी नेता भी गिरफ्तार किए गए, उनसे पूछताछ भी हुई। लेकिन इसको हम अगर हब कहेंगे तो एक गलत बात हो जाएगी, क्योंकि लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। बात किस तरीके से पहुंचेगी वो तरीका उनको नहीं पता है, शायद इसीलिए इसको जो आपने हब बोला है वो हो रहा है। कोई खास मैं इसको हब नहीं बोलना चाहूंगी कि वहां पर सुसाइड करने का जो है जरिया बना लिया गया है। तो एक और बात होती है, जब हम विपक्ष की बात करते हैं, जब भी कोई हत्याकांड होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है, तो विपक्ष एक अपना ऐसा रोल प्ले करता है जहां पर राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति की अगर हम बात करें, धरने प्रदर्शन शुरू होने हो जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जहां पर यह कह दिया जाता है कि अगर एक हत्याकांड हो रहा है तो हमारे देश की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि एक हत्याकांड पर भी राजनीति हो रही है। तो उस चीज के लिए मैं प्रीति जी के पास जाना चाहूंगा। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या एक हत्याकांड पर विपक्ष की राजनीति सही है या गलत देखते हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये, जब जिस प्रकार से ये क्राइम रेट बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, ये काफी दुखद है। हम हर सुबह एक नई खबर के साथ देखते हैं कि आज यहाँ कोई नई घटना है, यहाँ कोई नई घटना है। बीते दिनों की अगर बात कर ले तो हाथरस कांड जो हुआ वो अभी तक पूरा मसला सही भी नहीं हुआ कि हाथरस में एक और नई घटना हम देख रहे हैं। और अगर इसे पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश की ये घटना है, तो जो विपक्षी है वो इस पॉलिटिकल नजरिए से देख रहे हैं कि वहां की सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है कि वहां लगातार ऐसे घटना हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष मामले को पहले बाद में देखे, लेकिन फिलहाल क्या ऐसे कारण रह रहे हैं, क्या हमारे प्रशासन में कोई कमी आ रही है जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ रोज ये नए नए दरिंदगी देखने को हमें मिलते हैं। जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रशासन जहां क्या प्रशासन ही अकेला रिस्पॉन्सिबल है? क्या सरकार की कुछ ऐसे नुमाइंदे या सरकार के कुछ ऐसे जो विधायक हैं, जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें तो कुछ लूपहोल नहीं है? क्या इस तरह की घटनाएं देश में आखिर में बंद होनी शुरू होंगी? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, अखबार में देखते हैं, अखबार में देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ इस देश में जो अगर अपराध हो रहे हैं, तो महिलाओं के खिलाफ ही हो रहे हैं। अगर हम अकेले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, तो 2018 में एक रिपोर्ट आती है, लेकिन फिर उसके बाद 2019 में कोई रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि 2019 में होते हैं लोकसभा इलेक्शंस। अब लोकसभा इलेक्शंस में जब इस तरह का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा या स्टैट्स नहीं आएगा, तो क्या पब्लिक को ये नहीं समझ जाना चाहिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी सवालों के घेरे में है? सत्ताधारी पार्टी ये नहीं बताना चाहती है कि महिलाओं के खिलाफ या स्टेट में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, सरकार उनके स्टैट्स छुपा रही है? क्या एक सबसे बड़ा सवाल ये है जो हम सवाल नाज़नीन मैम से पूछने वाले हैं। तो नाज़नीन मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि सरकार ऐसा तो नहीं होता कि महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं सरकार उनके स्टैट्स छुपाने की कोशिश कर रही है, या हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन उनकी इस चीज में हेल्प करता है? उस चीज पर आप कैसे कहते हैं? डायरेक्ट हम नवनीत हम डायरेक्ट प्रशासन को नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं प्रशासन हो या आम जनता हो, हर किसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर इंसान बढ़ावा दे रहा है इस मुद्दे को। चाहे वो प्रशासन हो, प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है और प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे वो हाथरस हो या निर्भया हो, ये दोनों केस ऐसे हैं जिनको हम भूल नहीं सकते, जो हमारे जहन से निकाल नहीं सकते। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, एक तरीके से प्रशासन या कह ले या फिर सरकार कह ले, लापरवाही है एक तरीके से, जो कि महिलाओं को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। और ना ही हर कोई भी सरकार आती है यही कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, नए नए एक्ट निकाले जाते हैं, उसके बावजूद भी हर रोज एक नई खबर हमारे सामने होती है। जी। तो आपको नहीं ऐसा लगता, क्योंकि जब हम दिल्ली निर्भया क्राइम की बात करते हैं, पुलिस ने हालांकि 7 दिनों के अंदर अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, चाहे हम आंध्र प्रदेश दिशा बिल की बात करें, चाहे हम निर्भया की बात करें, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जुडिशरी में आंध्र प्रदेश में जब ये केस हुआ, जब प्रियंका रेड्डी वाला केस हुआ, तब वहां पर जो आरोपी थे उनको उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस वालों का ये कहना था कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे और हमने उनको गोली मार दी। लेकिन उस वक्त
देश की जुडिशरी ने ये कहा कि क्या पूरे देश के जो लोग हैं उनका भरोसा जुडिशरी से नहीं उठ रहा है? क्या ये एक सबसे बड़ा सवाल नहीं उठता? क्योंकि जो आम लोग हैं वो तो यही डिमांड कर रहे हैं कि लोगों से, मतलब जो पुलिस से, वो यही डिमांड करते हैं कि इस तरह के आरोपियों को जबरन गोली मार दी जाए। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जुडिशरी से जो है यहाँ पर लोगों का जो है सवाल, जो एक नजरिया है जुडिशरी से, वो लोगों का उठता जा रहा है। एक सबसे बड़ी जो चिंता करने वाली बात है वो यही हो सकती है। तो मैं अपने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार अजय सर से कुछ इस तरह की बात करना चाहूंगा। सर, जुडिशरी से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोग कहते हैं कि आरोपियों को जबरन गोली मार देनी चाहिए। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे, या पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए नवनीत, सबसे पहले जो भी हमारे देश में हो रहा है महिला अपराध को लेकर, उसमें सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के बाद जो है समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज ही जो है सरकार जो बनती है, जिसमें प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, सांसद और विधायक के रूप में जाते हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जो एक सही और अपराध मुक्त व्यवस्था में करके देंगे, जिसमें हम प्रबंधन की बात करते हैं, जिसके अंदर जुडिशरी सिस्टम भी आता है, पुलिस भी आती है, सब कुछ आता है। तो वहाँ यहाँ पर जो सीधे सीधे चूक है वो सरकार की है। सरकार यदि इसको संजीदगी से ले और उसमें जो प्रशासन है, उसमें जितनी भी नौकरशाही है या अफसर है जो काम करते हैं, यदि इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट कर दें तो इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। क्योंकि हमारा कानून स्ट्रांग तो बहुत है, लेकिन इतना लचीला है कि इसका फायदा जो है अपराधी उठाते हैं, या फिर इससे बचकर निकलने के लिए जो कामचोर अफसर होते हैं या कर्मचारी होते हैं वो बच के निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और जितना मैं समझ पाया हूं अभी तक कि हमारे देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, उनके लिए महिला सुरक्षा जो है पहली प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये ठीक है, हो जाता है, शिकायत लेकर आए हैं, और उनके अंदर एक ही नजरिया होता है कि सबसे पहले सोचते हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, ये खामखा में जो है दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है, या फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। कि मानसिकता से आप बाहर नहीं निकलेंगे और उसको संजीदगी से केस को नहीं लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ये जो घटना भी घटी जिसमें महिला ने अपने आप को आग लगा ली और आत्मदाह कर लिया, इसी के बारे में बताता है कि उसको परेशान किया जा रहा था, वो काफी समय से परेशान थी। उसने पुलिस से भी न्याय की गुहार लगाई होगी, उसने बताया होगा कि भाई मेरे साथ में इस तरह की घटना हो रही है, मेरे साथ में इस तरह से मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरी मदद कीजिए। जब वो चीजें, वो सुरक्षा उसको नहीं मिली, वो प्रताड़ना नहीं रुकी, तब वो जो है एक बीजेपी दफ्तर के आगे पहुंचती है, वहां पर पहले से पुलिस वाले मौजूद हैं। तो आप एक देखिए, यदि वो कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाती है और वो कहती है कि मैं आत्मदाह कर लूंगी, तब पुलिस वाले क्या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए थे, या उसको रोकने के लिए थे, या चद्दर डाल या कंबल से उसको रोकने के लिए थे? तो वो इतना लचर है, इतना लापरवाही है, इतना हल्के में लेते हैं, चीजों कैजुअली लेते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं घटती हैं। उसके बाद जो फुटेज हमारे सामने आए, उसने एक तरीके से समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो वो कितना मतलब लापरवाह है या कितने हल्के में लेता है, आपको जानकर हैरानी होगी। यदि आपके कोई थप्पड़ भी मारता है तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, मैं पुलिस को बुलाता हूं, या फिर आप कोई घटना घटती है तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं एफआईआर लिखवाऊंगा। आप एक छोटी सी एफआईआर नहीं लिखवा सकते। आप पुलिस चौकी थाने के अंदर जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर पुलिस का क्या रवैया होता है, क्या व्यवहार होता है, जो आपको एक आतंकित कर देता है या डरा देता है, या आप सहम जाते हैं, आप अपनी बात सही ढंग से कह नहीं सकते, लिख कर दे नहीं सकते। इस तरह के सवालात होते हैं जो कि आपको अपनी बात कहने से रोकता है। तो जहां पर पब्लिक डीलिंग में है या पब्लिक सर्विस के अंदर है, तो वहां आपका व्यवहार बहुत ही व्यवहार कुशल होना चाहिए। आप सामने वाले को बैठाएं, पूछें आपकी समस्या क्या है, उसको संजीदगी से लें, क्योंकि आपके पास में जो सोसाइटी है उसके अंदर की जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में है, उसकी जो समस्या है वो आपके हाथ में है, उसकी जो जितने मुद्दे हैं उनको सॉल्व करना आपके हाथ में, जिससे कि समाज के अंदर एक शांति रहे, लोग आपस में झगड़े ना हो। तो ये उसी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, इससे हमें बचना होगा। तो ये जो मैं यहाँ पर सीधे सीधे सरकार की फेलियर मानता हूं। अगर सरकार इसको तो सख्त करती या इसको कंट्रोल करती या नौकरशाही को मजबूत कर देती, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। जबकि हम देखते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर सस्पेंशन हो जाते हैं, या फिर अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमारी कलीग ने कहा कि नियम बनाए जाते हैं, तो नियम सिर्फ पेपर पर ही रह जाते हैं, जमीनी स्तर पर कितने एग्जीक्यूट होते हैं? क्योंकि जब तक इसी की वजह से लोगों के अंदर डर नहीं है,
जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक नहीं होता है। स्कूल के अंदर ही बच्चे को सुधारने के लिए पनिशमेंट दी जाती है कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे या क्लास वर्क नहीं करेंगे या स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। वो पनिशमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है। ऐसे ही समाज को भी सही ढंग से चलाने के लिए एक रूल्स बनाए गए जिन्हें कानून कहते हैं, और कानून यदि फॉलो नहीं होते हैं तो समाज जो है छत विछत हो जाता है या फिर या उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। उस रूल्स को फॉलो कराने की जिम्मेदारी कुछ गवर्निंग बॉडी की होती है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को अपने काम पूरी तरीके से करना चाहिए था। जी। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आंध्र प्रदेश में हुआ वहां पर जबरन ही उन आरोपियों को गोली मार दी गई? जब हम टीवी न्यूज की डिबेट्स देखते हैं या हम आसपास देखते हैं, लोग कहते हैं सही किया, लेकिन जब हम पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते हम तो यही कहेंगे कि जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। देखिए, अभी आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया सही किया, लोगों ने क्यों कहा सही किया? क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो जुडिशरी सिस्टम से उठ चुका है। उसे पता है कि आरोपी अरेस्ट होंगे, वहां पर उनकी एक चार्जशीट फाइल होगी, उसके ऊपर केस चलेगा, केस चलने में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलेगी, और ये जो है जो कानून के जो पैरोकार हैं जिन्हें हम वकील कहते हैं, वो अपनी दलीलों से केस को इतना लंबा कर देंगे कि वो 10 से 15 साल या 20 साल खिंचता चला जाएगा। और वहां पर वकीलों में एक होड़ लगी हुई है कि मैं बहुत अच्छा वकील हूं, मैं बहुत अच्छे ढंग से कोर्ट रूम के अंदर दलीलें दे सकता हूं, बहस कर सकता हूं और ऐसे चीज और तारीख पर तारीख ले सकता हूं और अपने क्लाइंट को या अपने मुवक्किल को बचा सकता हूं, जिसकी वजह से जो पीड़िता है या जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता है और साल दर साल चलता चला जाता है। तो हमारे कानून का जो लचीलापन है, या जिसको बहुत खूबसूरत कानून कहते हैं कि सभी को मौका देता है अपनी बात रखने का, वो जो है उसको आगे तक खींच के ले जाता है, जिससे लोगों में एक असंतोष पैदा होता है और असंतोष जो है आक्रोश में बदलता है और आक्रोश के रूप में वही सब कुछ देखने के लिए मिलता है जो भी हमने कहा कि लोगों ने कहा कि पुलिस ने सही किया, एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की भी मजबूरी थी, अगर एनकाउंटर नहीं करते तो उनकी भी बदनामी हो रही थी, वो भी कटघरे में खड़े हो रहे थे। कैसे एक डॉक्टर का जो है के साथ बलात्कार हो गया, कैसे वो तो पूरा एक घटनाक्रम था और पुलिस ने उसको बचा लिया। अब ऐसे ही हम बात करें, रामपुर से घटना हुई थी, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस वक्त मौजूदा जो एसपी थे अजय पाल शर्मा थे, उन्होंने भी जो है उसको ढूंढा और पैर में गोली मार दी। तो जो उस टाइम भी गोली मारने का चलन चल पड़ा था, बलात्कारियों को गोली मार दो, और उसका हमने पूरा जो एक रिएक्शन है जो हमने देखा, वो कहाँ देखा? फेसबुक पर देखा। लोगों ने उनको हीरो की तरह महिमा मंडित किया कि भाई ये बहुत अच्छा काम किया। तो ये बताता है कि लोगों में कितना आक्रोश है और कितनी नफरत है बलात्कारियों के प्रति, जिसको लेकर जो हमारी गवर्निंग बॉडी है या फिर हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उससे वो नाराज है कि भाई इतना लेंदी क्यों। उसी के बाद जहां तक मुझे याद है पिछले साल फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी योगी सरकार की तरफ से, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, 6 महीने के अंदर केस का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन वो जमीनी स्तर पर कितने कामयाब हुए या कितने एग्जीक्यूट हो गए और उसमें कितने जजों की बहाली हुई या कितने वकील वहां पर की बहाली हुई जिससे कि वहां पर इस तरह के केसेस की सुनवाई हो सके। तो हमें कुल मिलाकर अपना जो प्रशासन, इसको प्रशासन कहते हैं, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, वहां पर रिफॉर्म करने की जरूरत है जहां पर कुछ नहीं हो रहा है। हम सिर्फ राजनीति चले आते हैं। हमारे देश में कोई भी मुद्दा आता है सबसे पहले हम राजनीति शुरू करते हैं उसके ऊपर कि राजनीति करनी है हमें इसके ऊपर, चाहे वो हाथरस कांड हो। हाथरस कांड पे क्या राजनीति हुई है हमने सभी को देखा, सभी ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और बलात्कार जो है वोट पाने का जरिया बन गया। यानी कि क्या आप बलात्कार के ऊपर वोट मांग रहे हैं या क्या वुमेन हैरेसमेंट के ऊपर वोट मांग रहे हैं? सभी की पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही एजेंडा होता है, महिला सुरक्षा। हम मार्शल तैनात कर देंगे, हम ऐप बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये स्क्वाड तैयार कर देंगे, लेकिन महिलाएं घर से बाहर निकलते ही असुरक्षित महसूस करती हैं। घर की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे पास जितने भी खबरें आती हैं, जितनी हम पढ़ते हैं कि अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, इस तरह के लोग भी बलात्कार कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, घर में, ऑफिस में, बाहर, हर जगह चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि महिलाएं देखिए तुरंत टूट पड़ो। तो समाज के अंदर क्या इतने भेड़िए हैं और इतने भेड़ियों को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसी शक्ति नहीं कि इनको कंट्रोल किया जा सके? अगर उनके पास सिर्फ राजनीति होगी, वोट मांगे जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इसको रोकने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर वोट जो है एक सबसे बड़ी ताकत है और वोट ही फैसला करेगा कि आखिरकार हमें किस तरह की सरकार चाहिए जहां पर महिलाएं सुरक्षित हों। सभी के घर में महिलाएं हैं, सभी की बहन बेटियां हैं। क्या आपके घर से आपकी बहन निकल के जाती है, बेटी निकल के जाती है, तो क्या आप सुकून से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं कि भाई मेरी बहन या मेरी बेटी या मेरी बीवी या मेरी बच्ची या मेरी भतीजी वो घर से बाहर निकल गई है, पता नहीं कौन उसको छेड़ रहा होगा, कौन ईव टीजिंग कर रहा होगा, कौन उनसे पीछे चल रहा होगा,
कौन उसके ऊपर फप्तियां कस रहा होगा, कौन उसको जो है रास्ता रोक रहा होगा, कौन उसकी स्कूटर में लात मार रहा होगा, कौन उसको मारने की कोशिश कर रहा होगा, कौन उसके ऊपर तेजाब फेंक रहा होगा। आप कैसे सोच सकते हैं? ऐसा समाज कैसे हो गया जिसके अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है? ये अपने सोचने में मजबूर करता है। हम सिर्फ धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और बयानबाजी से यहीं तक सीमित रह गए, या फिर कैंडल मार्च। क्या कैंडल मार्च जो है इस देश को जो है आगे लेके जाएगा? नहीं। तो इसके लिए बहुत जरूरत है कि हम सख्ती से स्टेप उठाएं। और मैं सिर्फ यही मानता हूं कि समाज को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। अब जब आपका प्रशासन फेल हो जाता है, उसमें करप्शन इतना हावी हो जाता है, जब आपकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं, तब समाज को ही आगे आना पड़ता है। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा, सरकार चाहे 1983 की हो, सरकार चाहे 2014 की हो, लोग अभी तक नहीं जागे हैं, क्योंकि बलात्कार जैसी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। महिलाओं के खिलाफ घटनाएं जो हैं बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने जैसा सन का जिक्र किया। निर्भया कांड के बाद जो है निर्भया फंड का एक व्यवस्था की गई थी, और उसके बाद जो है निर्भया फंड कितना इस्तेमाल हुआ वो आप देख लीजिए। और निर्भया के बाद तुरंत जब आदेश आया कोर्ट से और फांसी दे दी गई, उसके बावजूद भी बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली गई, कहीं रुकी नहीं है। एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि समाज के अंदर कोई घटना रुकी नहीं। तो आखिरकार ये बलात्कार की हम जो बात कर रहे हैं या महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो रुक क्यों नहीं रही हैं? तो मुझे तो जो लगता है शायद हम आदिम युग में चले गए। हम कपड़े जरूर बहुत अच्छे पहनते हैं, हम ऐसे जानवर हैं जो कपड़े पहनता है जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, सिर्फ टूट पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें समझना पड़ेगा। और दूसरा, महिला सुरक्षा तो मैं समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला एजेंडा है ही नहीं सीरियसली। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनिफेस्टो में इंक्लूड हो जाता है, या फिर आप मंच से खड़ोकर बोल सकते हैं। तो इससे तभी मैंने कहा कि हमें जो है समाज को कुछ करना पड़ेगा, महिलाओं को कुछ आगे आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हमें ही अपनी महिलाओं को या अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं मुझे बहुत जो है अंदर तक झकझोर देती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं परेशान हूँ कि आखिरकार होगा क्या इसका। तो सर, ऐसा आपको लगता है कि एक भगवान ने एक फर्क दिया है, बहुत सारे फर्कों के बीच एक और फर्क दिया है भगवान ने पुरुषों और महिलाओं के बीच, वो है फिजिकल स्ट्रेंथ का। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश के या दुनिया भर के जो पुरुष हैं वो ये समझते हैं कि वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, और फिजिकली स्ट्रांगनेस दिखाने के चलते वो महिलाओं को दबाते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या है, यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, बात यहाँ पर है नजरिए की, कि आपका नजरिया कैसा है। तो आपको जिस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा, वो जो है आपके अंदर से ये इस तरह की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। फिजिकल स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लड़कियां पहलवानी नहीं करती, जूडो कराटे नहीं खेलती, या किक बॉक्सिंग नहीं करती, वो सब कुछ कर रही हैं। मैं ऐसे रेसलर लड़कियों को जानता हूं जो कि सब खेल में आ गए हैं, स्ट्रेंथ में आ गए हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसा कुछ मसला नहीं है, सिर्फ नजरिए का मतलब है। तो नजरिया जो है कहाँ से बना? नजरिया बनता है आपके एजुकेशन सिस्टम से, नजरिया बनता है आपके संस्कारों से। संस्कार आपको परिवार देता है, समाज देता है। जिस समाज में आप रहते हैं, समाज मतलब जहां पर आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ 10-20 फैमिलीज हैं, 50 फैमिलीज हैं। समाज एक गांव का भी हो सकता है, कस्बे का भी हो सकता है, एक जो है छोटे से टाउन का भी हो सकता है, एक शहर का भी हो सकता है, एक गली का भी हो सकता है, एक मोहल्ले का भी हो सकता है। वो समाज जहां पर 10-20 फैमिलीज मिलकर रहती हैं, और वो बताती हैं कि भाई जब बच्चा घर से पैदा होता है ना, घर से बाहर निकलता है, बेटा तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम उससे बात नहीं करनी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। घर से लेके बाहर तक, गली के मोहल्ले तक, चौराहे तक, पान की दुकान तक, जितनी फैमिलीज होती हैं वो बताती हैं कि बेटा आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए। तो जो संस्कार है ये हमारे घर से शुरू होते हैं। घर में जो है पिता है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, वो क्या संस्कार दे रहे हैं महिलाओं को लेकर, वहां से उसकी परवरिश शुरू होती है। उसके बाद जो आप पढ़ते हैं अखबार के रूप में, साहित्य के रूप में, मैगजीन के रूप में, फिल्मों के रूप में जो देखते हैं, वो आपको विचार देता है, वो आपको एक सोच देता है जो समाज में आप कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। तो और जो स्कूल जाता है बच्चा, वहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं, आपका जो एजुकेशन सिस्टम वो बताता है, आपका जो धर्म है, आपकी जो आस्था है वो बताती है। और धर्म पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो चीजें हैं ये मिलाकर, कुल मिलाकर एक इंसान को ग्रूम करती है। और वो जो ग्रूमिंग है, जो संस्कार है, वही बताते हैं कि आपको अपनी माँ के साथ में, बहन के साथ में, बेटी के साथ में, या अपनी कलीग के साथ में कैसे बिहेव करना है। तो वो नजरिया बदलना पड़ेगा, और वो नजर बदलनी पड़ेगी। लोग इतने नीच हो चुके हैं कि नजर नीची रहे लेकिन नीची ना रहो। जी, आप समझे मेरी बात को? नजर नीची तो रहे लेकिन नीची ना हो। तो
नजर नीची है, लेकिन फिर भी नीची नजर है आपकी, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये जो आपको अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको अपने संस्कार बदलने पड़ेंगे, वहीं से ये सब कुछ शुरू होगा। जिस दिन ये बदल जाएगा, आप महिलाओं की इज्जत करना सीख जाएंगे। तो जैसा कि हमारे अजय सर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेटी पढ़ाओ की जगह बेटा पढ़ाओ वाला एक नारा जो है वो चलाना पड़ेगा, और इसी नारे के साथ एबी स्टार न्यूज यही मैसेज देगा कि हमारे देश में जरूर बेटा पढ़ाएं, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो देश में महिलाओं के खिलाफ घटना बढ़ती जाएंगी। तो देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मैं हूं एनटीएस।